एवरीवन, लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट में आने वाला चैप्टर जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो अंत तक वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो 6th स्टैंडर्ड के हिस्ट्री का लेसन नंबर 9 है ये, नए साम्राज्य और राज्य। लेसन नंबर 7 में हमने अशोका के बारे में पढ़ा था और जो उनके थॉट्स है उसके बारे में पढ़ा था कि वो कभी भी फाइट के ऊपर क्या नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, कभी फाइट नहीं करेंगे। अगर किसी को जीतना होगा तो वो प्यार मोहब्बत के साथ ही जीतेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग उनके पूर्वज के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि बिंबिसार हो गए, चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, समुद्रगुप्त मौर्य हो गए। ठीक है, और इनकी जो जानकारियां हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होगी? प्रशस्तियाँ से प्राप्त होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर छोटा सा बच्चा है, क्यूट सा, देखो कितना प्यारा सा, उसका नाम है अरविंद। और ये पता है क्या बनने वाला है? राजा बनने वाला है। तो रियल में राजा नहीं बनने वाला है, एक नाटक होने वाला है उसके स्कूल में, और स्कूल में वो क्या बनने वाला है? राजा की भूमिका अदा करने वाला है। ठीक है, तो उसने क्या सोचा कि मैं राजा बनूंगा तो राजशाही वेशभूषा होगी मेरी, मैं मूंछों पर ताव दूंगा और इसके बाद कागज़ में लिपटी हुई तलवार को शान से पकड़ूंगा, है ना। ये सब वो सोचने लगा और उसे ये सोचकर, ये देखकर बहुत हैरानी हुई कि जब उसको ये बात पता चली कि उसको क्या करना होगा, उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी। मतलब अच्छे कपड़े और मूछ तो होंगी ही, तलवार भी होगा ही, पर इसके साथ साथ उसको क्या करना है? वीणा भी बजानी है। तो वो, और इसके अलावा कविता का पाठ भी करना है। ठीक है, कविता भी पढ़नी है। तो ये सोचने लग गया, भाई ऐसा कौन सा राजा है जो एक संगीतज्ञ है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे और जो अरविंद है उसके हम सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका टॉपिक जो है वो क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ। तो दरअसल जो हमारे अरविंद हैं वो क्या बने हुए हैं? तो गुप्त वंश के एक प्रसिद्ध राजा हैं जिनका नाम है समुद्रगुप्त। उनकी ये क्या करने वाला है? भूमिका निभाने वाला है। ठीक है, और समुद्रगुप्त के बारे में इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? तो इलाहाबाद में अशोक स्तंभ है, उस पर बहुत सारे अभिलेख खुदवाए गए हैं। तो उसी अभिलेख से हमें उनके बारे में पता चलता है। ठीक है, और उसकी रचना किसने की थी? तो समुद्रगुप्त के दरबार में कवि और जो मंत्री रहे हरिशेन। ठीक है, मंत्री कौन थे? हरिशेन। वो कवि भी थे और मंत्री भी थे। ठीक है, तो उन्होंने अपने काव्यों में इनके बारे में बताया है। चलिए आगे देखते हैं। तो प्रशस्ति क्या होता है? एक विशेष किस्म का अभिलेख होता है। ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? प्रशस्ति कहते हैं। ये 7th चैप्टर में 7th की हिस्ट्री में दिया है, हम पढ़ेंगे। तो ये एक्चुअली तांबे का होता है और तांबे पे क्या करते हैं वो लोग? लिखवाते हैं अपने बारे में। ठीक है, तो प्रशस्ति का अगर हम संस्कृत शब्द देखें तो होता है प्रशंसा। और मोस्टली जो राजा होते हैं, जो भी रूलर्स होते हैं, वो अपने बारे में क्या लिखवाते हैं? प्रशंसा लिखवाते हैं प्रशस्ति में, ताकि आने वाली जो भी पीढ़ी है उसको पढ़े और जाने कि ये जो राजा था वो कितना शक्तिशाली था। बहुत सारे जो राजा होते थे वो इतने बलवान नहीं होते थे, तभी भी वो झूठा झूठा क्या करते थे? अपने बारे में प्रशस्ति में लिखवाते थे। ठीक है, ओके, चलिए आगे देखते हैं। तो प्रशस्तियों का जो लिखने का प्रचलन था ना, पहले भी था। जैसे कि हमने क्लास 8 में पढ़ा, गौतमी के जो पुत्र थे श्री सतकर्णा, उनके बारे में भी हमें प्रशस्ति में ही पता चलता है ना। और इसके अलावा हमने गुप्त काल के भी, गुप्त काल में इसका जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे बहुत पावरफुल राजा भी थे। ठीक है, तो उन्होंने बहुत इसका प्रचलन करवाया था। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि जो समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है वो हमें क्या बताती है। तो कवि ने उस प्रशस्ति में क्या बताया है समुद्रगुप्त के बारे में, कि इसमें समुद्रगुप्त को एक राजा की योद्धा की तरह बताया है। एक योद्धा की तरह है, युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान और एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की गई है इसमें। ठीक है, और उस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को ईश्वर के बराबर भी बताया गया है। ठीक है, प्रशस्ति एक्चुअली क्या होता है? उसमें लंबे लंबे वाक्य दिए गए होते हैं, बहुत कुछ लिखा होता है, पर इसमें से एक वाक्य यहाँ पर बताया गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
अब ये जो योद्धा है समुद्रगुप्त, उनकी थोड़ी सी यहाँ पे तारीफ की गई है। ठीक है, तारीफ ये है कि जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहों की गदाओं, नुकीले तीरों और अन्य सैकड़ों हथियारों के घाव लगने के बावजूद ये जो समुद्रगुप्त का जो शरीर है वो अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हो सकता है किसी ने उनको युद्ध करते हुए देखा हो, या फिर हो सकता है कि उन्होंने शायद किसी युद्ध में उनके कपड़े निकल गए हो, ऊपर का जो भी उनका वस्त्र होता है वो निकल गया हो, तो किसी ने देख लिया होगा उनको, है ना। तो ये तारीफ की गई है इनके बारे में। चलिए अब हम देखते हैं मानचित्र 7 के बारे में। तो ये जो मानचित्र 7 है, यहाँ पे इंडिया का मैप बताया है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो रेड 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 डॉट है ना। देखो, तो जो पिंक कलर का है वो कौन से राज्य है? आंतरिक राज्य, आंतरिक राज्य है। ब्लू कलर के बाहरी राज्य है, और ग्रीन कलर के आर्यवर्त वाले राज्य है। ब्लैक कलर के नगर है, और रेड कलर के गुप्त वंश द्वारा जीते गए नगर है। ठीक है, तो रेड वाले जितने भी हैं ना, ये सब गुप्त वंश ने जीते थे। मोस्टली कहाँ पर है? ईस्टर्न साइड में, है ना। ये वाला जो एरिया है हमारा वो ईस्टर्न घाट की तरफ, और जो ब्लू वाला है वो कौन सा है? बाहरी भाग्य, है ना। और जो पिंक कलर का है वो आंतरिक राज्य। ठीक है, चलिए आप देख लेते हैं यहाँ पे कि इसके बारे में आखिर क्या बताया गया है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो भी क्षेत्र आप उस मानचित्र में पाओगे ना, उसमें अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग जो कलर है वो किया गया है। तो इसमें हरे रंग से भी रंगा गया है। ठीक है, तो जो हरा रंग है वो क्या बता रहा है? पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु भी आपको दिखाई देंगे। देखा होगा आपने, इस तरफ लाल लाल बिंदु थे, है ना। तो उसी तरह दूसरे क्षेत्र में आपको बैगनी कलर दिखाया होगा, और दूसरे क्षेत्र में नीले रंग भी दिखाई दिए गए होंगे। ठीक है, तो इसके बारे में बताया गया है कि ये जो कलर है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये जो है किसके आधार पर उस मानचित्र को बनाया गया है? तो जो प्रशस्ति प्राप्त हुई थी ना, जो प्रशस्ति प्राप्त हुई थी उसके आधार पर, उनकी जानकारियों के आधार पर उसको बनाया गया है। फॉर एग्जांपल समुद्रगुप्त की प्रशस्ति मिली, तो वहाँ पे लिखा है कि हमने आंध्र प्रदेश को जीत लिया, जो भी हमारा दक्षिणी एरिया है उसको हमने जीता है। तो इस हिसाब से क्या गया है, बताया गया। तो जो हरिशेन है ना, समुद्रगुप्त के क्या थे? वो कवि थे। तो उन्होंने क्या किया है? 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की जो नीतियाँ थी ना, उसका वर्णन किया है। चलिए देखते हैं। तो जो हरा क्षेत्र है वो किसको दर्शा रहा है? आर्यवर्त को दर्शा रहा है, और आर्यवर्त के 9 शासकों का है। ठीक है, आर्यवर्त में कितने शासक थे? 9 शासकों को, जिन्होंने समुद्रगुप्त ने हराकर उन राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। ये है हरे रंग वाला एरिया। ठीक है, इसके बाद दक्षिण पथ वाला एरिया, ठीक है, जिसमें लाल बिंदु हमने देखा था, है ना, ऐसे डॉट डॉट वाले। तो इनमें से कुछ राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु यहाँ पे दिए गए हैं, और इन सब ने क्या किया है? हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने अपना समर्पण किया है। फिर समुद्रगुप्त ने क्या किया है? उनको फिर से शासन करने की अनुमति दे दी है। ठीक है, समुद्रगुप्त कितना पावरफुल है आप देख सकते हो। थर्ड जो है बैगनी रंग, है ना। बैगनी रंग किसके अंतर्गत है? वो आंतरिक घेरा, है ना। जो भी आंतरिक हमारे अंडर में आते हैं वो एरियाज़, जैसे कि असम हो गया, तटीय बंगाल, नेपाल, पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी, तो ये सारे जो संघ हैं ये आंतरिक घेरा में आते थे। तो ये सारे संघ क्या करते थे? समुद्रगुप्त के लिए उपहार भी लाते थे, और उनकी आज्ञाओं का पालन भी करते थे, और समटाइम्स उनके दरबार में उपस्थित भी रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट देते हैं 4th पॉइंट। 4th जो है वो नीले रंग का है, और जो नीले रंग का कलर है वो बाहरी इलाकों को दर्शाता है, जैसे कि कुषाण हो सकते हैं, है ना। आपने ब्लू कलर का रंग श्रीलंका में भी देखा, तो वहाँ पे भी कुषाण के राजा थे, शक वंश के राजा थे। देखो यहाँ पे नाम भी दिया गया है। तो श्रीलंका के जो शासक थे, इन्होंने क्या किया था? समुद्रगुप्त के
अधीनता को उन्होंने स्वीकार किया था और अपनी पुत्रियों का विवाह भी उनसे करवाया था। ठीक है, तो ये है सारे कलर जो अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो समुद्रगुप्त के सिक्के मिले हुए हैं और यहाँ पे ये दिखाया गया है कि वीणा बजाने वाला राजा, मतलब समुद्रगुप्त ऐसे राजा थे जो वीणा भी बजाते थे और कविताएं भी बोलते थे। ठीक है, तो ये उनके सिक्कों में दर्शाया गया है। चलिए आगे देखते हैं वंशावली। ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है वंशावली, आप ध्यान से देखिएगा और स्टेट में भी हमेशा आता है कि कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है। तो आप ध्यान से सुनेंगे ना तो आपको समझ में आएगा और याद भी हो जाएगा। ठीक है, बार बार पढ़ने की ज़रूरत भी आपको नहीं पड़ेगी। तो वंशावली का मतलब क्या होता है कि राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा। ठीक है, तो अधिकांश जो प्रशस्तियाँ थी ना तो उसमें पूर्वजों के बारे में भी इंफॉर्मेशन पता चलती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल प्रशस्ति जो है, समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति है उनमें प्रपितामह, पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में भी पता चलता है। ठीक है, और उनकी जो माँ थी कुमार देवी, जो कहाँ की थी, लिच्छवी गण की थी। ठीक है, और जो पिता थे वो चंद्रगुप्त, गुप्त वंश के पहले शासक थे। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के पिता का नाम क्या था, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त, है ना। तो चंद्रगुप्त क्या थे, गुप्त वंश के पहले शासक थे, ये क्वेश्चन आया भी है। ठीक है, तो ऐसा आता है क्या चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजाधिराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। ठीक है, समुद्रगुप्त ने भी ये उपाधि धारण की, उनके दादा और परदादा का जो महाराजा को रूप में उल्लेख किया है। तो कथन ए और कथन बी दोनों में से कौन सा सही है, कथन ए सही परिभाषा है कथन बी की, कथन बी सही भाषा है कथन ए की, या कथन ए और कथन बी दोनों सही है, या फिर कथन ए और कथन बी दोनों गलत है। तो ये आप कब पता कर पाएंगे, जब आपको पता होगा, है ना, इसलिए बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, तो चंद्रगुप्त जो गुप्त वंश के जो पहले शासक थे वो थे चंद्रगुप्त, जिनको कौन सी उपाधि मिली थी, महाराजाधिराज की उपाधि मिली थी, और समुद्रगुप्त को भी ये उपाधि धारण करवा दी गई थी, उनको भी ये उपाधि मिली थी। ठीक है, और जो उनके दादा थे, परदादा थे, उनको महाराजा के रूप में ही उल्लेख किया गया है। तो उल्लेख कहाँ किया गया होगा, प्रशस्ति में, है ना। तो इससे ये आभास मिलता है कि धीरे धीरे क्या हुआ होगा, ये इस वंश का जो महत्व है वो बढ़ता चला गया होगा, है ना। क्योंकि कोई भी जो राजा है वो तुरंत थोड़ी फेमस हो जाते हैं, एक दो जनरेशन के बाद ही ज़्यादा फेमस होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के जो शासक थे ना, जैसे कि उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी जानकारी मिलती है। ठीक है, और समुद्रगुप्त के बारे में तो हमें पता चलता ही है, पर उनके बाद जो शासक आए, जो उनके बेटे आए चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, तो उनके बारे में भी हमें इन्फॉर्मेशन पता चलती है। और उनके बारे में भी कहाँ लिखा हुआ है, अभिलेखों में लिखा हुआ है, सिक्कों से पता चलता है। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, पश्चिम भारत में बहुत सारे अभियान स्टार्ट करवाए। ठीक है, और जितने भी शासक थे उनको परास्त किया वहाँ पर, और बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका जो दरबार होता था वो विद्वानों से भरा होता था। ठीक है, उनके कौन से दरबारी होते थे वो सब हम लोग अध्याय 10 में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया चंद्रगुप्त के बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में ही पढ़ लिया। सबकी इन्फॉर्मेशन कहाँ से पता चल रही है हम लोगों को, प्रशस्ति से। अब यहाँ पे और भी है एक शासक जिनका नाम है हर्षवर्धन, जिनके ऊपर एक किताब लिखी गई है, इसका नाम है हर्षचरित। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कथन ए और कथन बी कौन सा सही है कौन सा गलत, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो ये हर्षवर्धन जो है, जिस तरह से हमें गुप्त वंशों के बारे में अभिलेखों से, सिक्कों से, प्रशस्ति से पता चलता है,
उसी तरीके से अन्य बहुत सारे ऐसे शासक हैं जिनके बारे में उनकी जीवनी हमें अभिलेखों और सिक्कों से पता चलती है। उनमें से एक राजा है जिसका नाम है हर्षवर्धन, ठीक है। और जिन्होंने कितना करीब 1400 साल पहले शासन किया था। उनके एक दरबारी थे जिसका नाम था कवि बाणभट्ट। उन्होंने संस्कृत में उनकी जीवनी लिखी थी जिसका नाम क्या था, हर्षचरित, ठीक है। तो ये टॉपिक, ये जो पॉइंट है ये इम्पॉर्टेंट है कि हर्षवर्धन के जो कवि थे उनका नाम क्या था, बाणभट्ट। उन्होंने कौन से लैंग्वेज में कविता लिखी थी, संस्कृत लैंग्वेज में। कविता का जो किताब है उसका नाम क्या था, हर्षचरित नाम था, ठीक है। अब इसमें जो है किताब है उसमें हर्षवर्धन की वंशावली का वर्णन करते हुए राजा ने क्या किया है, मतलब कि वंशावली देते समय उन्होंने क्या किया है, राजा बनने तक का वर्णन किया है। पूरी वंशावली, मतलब कि हर्षवर्धन के पुत्र कौन थे, उनके पापा का नाम क्या था, माता का नाम क्या था, ये सारे वंशावली का नाम बताते हुए उसमें वर्णन किया हुआ है, ठीक है। चीनी एक तीर्थ यात्री थे जिसके बारे में हम लोगों ने अध्याय 8 में भी पढ़ा था। उनका नाम क्या था, श्वेन्सकांग, है ना। श्वेन्सकांग जो थे उनके बारे में हमको चैप्टर नंबर 8 में हमने पढ़ा था, ठीक है। वो किसके थे, बुद्धा महाराज के बहुत ज़्यादा मतलब फॉलोअर्स थे, है ना, बहुत ज़्यादा उनको मानते थे। तो वो काफ़ी समय तक कहाँ रहे थे, वो इंडिया में आए थे, ठीक है। तो जब इंडिया में आए तो काफ़ी समय तक वो हर्षवर्धन के दरबार में ही रहते थे, ठीक है। और उन्होंने वहाँ पे जो भी देखा, जो भी सुना, उन्होंने उसका विस्तृत विवरण दिया हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो जो हर्षवर्धन थे ना, वो अपने पिता के सबसे बड़े पुत्र नहीं थे। उनके बड़े भाई भी थे, पर पिता की मृत्यु हो गई। बड़े भाई की मृत्यु हो जाने के बाद थानेसर के राजा कौन बन गए, हर्षवर्धन बन गए, ठीक है। उनके एक बहनोई भी थे, बहनोई मतलब कि बहन का पति, ठीक है। तो जो बहनोई थे वो कन्नौज के शासक थे। पर जब बंगाल के शासक ने क्या किया, उन्हें मार डाला। तो हर्षवर्धन ने क्या किया, कन्नौज को भी अपने अंडर में ले लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया कि हिम्मत कैसे हुई मेरे बहनोई को मारने की, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको सारे एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस इस चैप्टर, इस वीडियो में, मतलब कि इस चैनल पे मिलते रहें, ठीक है। मगध जो था संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्होंने क्या किया, पूर्व में जितनी भी सफलता मिली थी उनको, उतनी सफलता अन्य जगहों पर उनको नहीं मिली, ठीक है। बाद में उन्होंने मगध को भी जीता, बंगाल को तो जीत ही लिया था। इसके बाद ये भाई साहब, कौन से भाई साहब, हर्षवर्धन भाई साहब, कहाँ जाने लगे, नर्मदा नदी को पार कर कर डेक्कन की ओर बढ़ने लगे, मतलब कि दक्षिण की तरफ आ रहे हैं ये, ठीक है। अब दक्षिण में आएंगे आप तो वहाँ पे भी तो कुछ ना कोई शासक होगा। तो वहाँ पर भी एक शासक थे जिसका नाम था पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। उनका नाम क्या था, पुलकेशिन द्वितीय। उन्होंने क्या किया, उनको वहाँ पर रोक दिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे डेक्कन, मतलब कि दक्षिण में जो जो राजवंश थे या जो जो शासक थे उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हर्षवर्धन का क्या हुआ डेक्कन प्लेटू, मतलब कि दक्षिण में पहुंचने के बाद वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब वहाँ पे अलग अलग शासक है, जैसे कि पल्लव शासक, चालुक्य एंड पुलकेशिन द्वितीय। तो इनकी भी प्रशस्तियाँ हैं भाई साहब, ठीक है। तो जो पल्लव हैं और जो चालुक्य हैं, दोनों दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे, ठीक है। पल्लवों का राज्य जो था वो कहाँ से लेकर कहाँ तक था, उनका जो राज्य था, उनकी जो राजधानी थी कांचीपुरम से लेकर कावेरी नदी तक उनका जो एरिया था वो फैला हुआ था। जो उनका क्षेत्र था ना, वो उनकी राजधानी कांचीपुरम से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक इनका जो क्षेत्र है वो फैला हुआ था। वहीं अगर हम चालुक्य की बात करें तो चालुक्य का जो क्षेत्र था वो कृष्णा नदी से लेकर तुंगभद्रा नदी के बीच में ही स्थित था, ठीक है। मतलब कि पल्लव राजा जो थे उनके पास काफ़ी क्षेत्रफल था और जो चालुक्य राजा थे उनके पास काफ़ी कम क्षेत्रफल था, ठीक है। तो चालुक्यों की जो राजधानी थी उस टाइम पर ऐहोल थी, ठीक है। और ये जो ऐहोल थी ना वो क्या था, एक व्यापारिक केंद्र था,
ठीक है। तो धीरे धीरे ये जो राजधानी है वो धार्मिक केंद्र भी बन गई, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे, कई जगह पे बहुत सारे मंदिर भी थे। ठीक है। तो पल्लव और चालुक्य क्या करते थे, एक दूसरे के ऊपर क्या करते थे, आक्रमण करते थे। क्यों? क्योंकि उनको क्या करना था भाई, उनका एरिया उनको लेना था और उनको उनका एरिया लेना था। ठीक है। तो मुख्य रूप से वो कहाँ पे अटैक करते थे, उनकी राजधानियों को ही निशाना बनाते थे, क्योंकि राजधानियाँ ज़्यादा समृद्ध शहर हुआ करते थे, है ना। क्योंकि हम लोग देखो राजधानी उसी शहर को बनाते हैं जो थोड़ा सा समृद्ध है, रीच है, जहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, ऐसे एरियाज़ को ही राजधानी बनाते हैं। जैसे कि इंडिया का जो राजधानी है वो क्या है, कैपिटल दिल्ली है ना। बट वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के मत बता दीजिएगा कि मैम तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। यस, प्रॉब्लम अब स्टार्ट हो गई, तो पहले इतनी प्रॉब्लम्स नहीं थी, है ना। कि बारिश की प्रॉब्लम है वहाँ पर, ठंडी में एकदम हालत ख़राब हो जाती है, गर्मी में इंसान पागल हो जाते हैं, है ना। चलिए आगे देखते हैं। तो मुख्य रूप से वो राजधानी पे क्या करते थे, अटैक करते थे, क्योंकि राजधानी समृद्ध शहर हुआ करते थे। तो जो पुलकेशिन द्वितीय है ना, वो सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। कौन से राजा थे वो? चालुक्य राजा थे। ठीक है। उनके बारे में, उनके जो दरबारी है, सबके दरबारी कोई ना कोई कवि तो है। ठीक है। अब जो पुलकेशिन द्वितीय है, उनके जो दरबारी है कवि रवि कीर्ति। ठीक है। तो उन्होंने, उनकी प्रशस्ति से पता चलता है, ठीक है, कि जो उनके पूर्वज थे, किसके, पुलकेशिन द्वितीय के जो पूर्वज थे, वो खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में उसमें बताया गया है। किसमें? प्रशस्ति के बारे में। और ऐसा भी बताया गया है कि जो पुलकेशिन को जो राज्य मिला था वो उनका नहीं था, उनके चाचा का था। तो उनके चाचा से वो राज्य उनको मिला हुआ था। ठीक है। तो जो रवि कीर्ति हैं, जो कि क्या हैं, कवि हैं, किसके? पुलकेशिन द्वितीय के, है ना। तो रवि कीर्ति की अगर हम बात करें तो इनके अनुसार उन्होंने पूर्व और पश्चिम दोनों समुद्री तटीय जो इलाके थे उसमें उन्होंने अपने अभियान चलाए। किसने? पुलकेशिन द्वितीय ने। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। ठीक है। तो उन्होंने पूरे पश्चिम में जो अपने अभियान चलाए, जिसके वजह से उन्होंने हर्ष को आगे आने से रोका। हर्ष का मतलब होता है आनंद। और कवि का ये कहना था, रवि कीर्ति का ये कहना था कि पराजय के बाद अब हर्ष नहीं रहा। ठीक है। क्योंकि उनको रोक दिया गया तो उनको वापस से रिटर्न जाना पड़ा, तो वो हार मान गए ना, इसका मतलब यही हो गया, हार मान गए। तो इसलिए ऐसा लिखा गया है कि पराजय के बाद अब हर्ष नहीं रहा। तो जो पुलकेशिन द्वितीय है ना, उन्होंने क्या किया, पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया। ठीक है। और कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। किसको? पल्लव राजा को। कहाँ छुपना पड़ा? कांचीपुरम की दीवार के पीछे। ठीक है। मतलब कि जो पुलकेशिन द्वितीय है वो कितने ज़्यादा पावरफुल है, आप देख रहे हो ना। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चालुक्य की जो विजय थी ना वो अल्पकालीन थी। चालुक्य की जो विजय थी वो कुछ टाइम के लिए ही थी। लड़ाई जो है दोनों वंशों में होती रही। दोनों वंशों को जो लड़ाइयाँ होती है ना, वो दोनों पार्टी को क्या बना देती है, दुर्बल बना देती है। जैसे कि इजराइल में और यूक्रेन में जो लड़ाई हो रहा है, इसमें दोनों ही पार्टी क्या हो रही है, फाइनेंशियली क्या हो रही है, वीक हो रही है, इकोनॉमिकली वीक हो रही है ना। तो जब लड़ाइयाँ होती हैं तो दोनों देशों का क्या होता है, नुकसान ही होता है। ठीक है। तो जो पल्लव थे, जो चालुक्य थे ना, अंततः उनका क्या हुआ, जो किस्सा कहानी है वो ख़त्म हुई। और फिर वहाँ पर राष्ट्रकूटा और चोल वंशों ने क्या किया, इनकी स्टोरी को ख़त्म किया। इसके बारे में हम लोग क्लास 7th में पढ़ेंगे कि राष्ट्रकूटास एंड चोल वंश कौन थे। ठीक है। पहले ना पल्लव एंड चालुक्य हुआ करते थे। ठीक है। पर ये क्या हो गए, इकोनॉमिकली वीक होने के बाद ये शासक आए, उन्होंने उनको पराजित कर दिया, फिर खेला ख़त्म हो गया इनका। ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे, इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता होगा। ठीक है। मतलब ये तो शासक तो हैं, बट इनका जो प्रशासन है वो कैसे चलता होगा। क्या ये लोग भी टैक्स लेते होंगे? तो क्या ये लोग भी फार्मर से टैक्स लेते होंगे? चलिए देखते हैं। ठीक है। तो जो पहले के राजा होते थे ना, तो पहले के राजा की तरह ये राजाएं भी क्या करते थे, भूमि कर लेते थे।
ठीक है। और भूमि कर जो था वो सबसे महत्वपूर्ण रहा है स्टार्टिंग से, ठीक है। प्रशासन की जो प्राथमिक इकाई होती थी, उनका मोस्ट फोकस पॉइंट जो होता था वो गांव होता था। पर धीरे धीरे क्या हुआ, इसमें बहुत सारे बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सैन्य शक्ति रखने वाले का भी समर्थन जुटाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए। उदाहरण के लिए अगर हम देखें, ठीक है, तो कौन से समर्थन जुटाए ये देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे ना प्रशासकीय पद थे ना, उसमें आनुवंशिक वो बन गए थे। मतलब कि बेटे जो होते थे अपना पिता का पद पाते थे। जैसे कि आप देखोगे कवि जो हरिशेन है अपने पिता की तरह महादंड नायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे, है ना। तो मतलब कि अनुवांशिक पद थे, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, तो ये अनुवांशिक पद हुआ करते थे। अगर आप देखोगे सेकंड पॉइंट, तो कभी कभी ऐसा भी था कि एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे कि हमने हरिशेन के बारे में पढ़ा, तो वो क्या थे, कवि भी थे, इसके अलावा मंत्री भी थे, है ना। महादंड नायक के साथ साथ वो क्या थे, कुमारामात्य मतलब कि एक महत्वपूर्ण मंत्री भी थे। इसके साथ साथ युद्ध क्षेत्र में लड़ने वाले मंत्री भी थे, ठीक है। शांति के विषयों का भी वो क्या थे, मंत्री थे। मतलब एक ही इंसान अलग अलग 3-4 काम वो करते थे। इस सिस्टम में भी क्या लेके आया गया, बदलाव लेके आया गया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो जो स्थानीय प्रशासन थे ना, उसका जो प्रमुख व्यक्ति होते थे, जो मेन व्यक्ति था, उसका बहुत ज़्यादा क्या था, बोलबाला हुआ करता था। और जो नगर का श्रेष्ठ यानी कि जो मुख्य व्यक्ति होता था, जो मुख्य बैंकर है या फिर शहर का जो व्यापारी है ना, या फिर व्यापारी के काफिले का जो नेता है, या फिर शिल्पकार है, या फिर कायस्थनों या लिपिकों के प्रधान जो होते थे, ऐसे लोग ही क्या होते थे, स्थानीय प्रशासन के प्रमुख व्यक्ति होते थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो इस तरह की कुछ नीतियाँ थी, तो कुछ तक वो प्रभावशाली होती थी। फिर समय के साथ साथ क्या हुआ, कुछ व्यक्ति जो हो गए इतने शक्तिशाली होते थे कि वो अपने आप को स्वतंत्र राज अपना स्थापित कर लेते थे, क्योंकि उनके पास इतना ज़्यादा पैसा, इतना ज़्यादा पावर आता था कि वो अपने आप को क्या करते थे, एक स्वतंत्र राज्य वो अपना स्थापित करते थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, एक नए प्रकार की सेना, है ना। अब नए प्रकार की सेना किस तरह से आई, तो कुछ जो राजा होते थे अपने पुराने राजाओं की तरह ही एक सुसंगठित क्या करते थे, सेना रखते थे। बहुत सारे सेना रखते थे, जिसमें हाथियाँ होते थे, रथ होते थे, घुड़सवार और पैदल सिपाही भी होते थे। जैसे कि आपने कहाँ देखा होगा, पिक्चर है ना, कटप्पा ने बाहुबली वाला जो पिक्चर है उसमें देखा होगा, है ना। बहुत सारे सिपाही भी थे, हाथी घोड़ा भी था। पर इसके साथ साथ वो लोग सेना नायक भी रखते थे, है ना। तो जो सेना नायक है वो क्या करते थे, आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिकों की सहायता दिया करते थे, है ना। कि अगर सैनिक मर गए हैं, ख़त्म हो गए हैं, कम हो गए हैं, तो उनको सैनिक प्रोवाइड करते थे। पर जो सेना नायक होते थे ना, उनका कोई भी नियमित वेतन उनको नहीं दिया जाता था। बदले में इनमें से कुछ को तो भूमि दान देते थे कि भाई चलो इतना अच्छा काम करो, आपको भूमि दान में दे दी गई है, ठीक है। पर दी गई जो भूमि होती थी उससे क्या करते थे, वो लोग कर वसूल करते थे, ठीक है। कर वसूल करते थे, जिसमें वे अपने सेना तथा घोड़ों की देखभाल भी करते थे और साथ ही साथ युद्ध के लिए हथियार भी जुटाते थे। और इस तरह के व्यक्ति को क्या कहा जाने लगा, सामंत कहा जाने लगा। मतलब जिसको ज़मीन दान में दे दी है, अब उस ज़मीन में क्या करते हैं, वो हाथी घोड़े को पालते हैं, हथियार भी रखते हैं, उसी को क्या कहा जाने लगा, सामंत कहा जाने लगा, ठीक है। कभी कभी ये शासक क्या होते थे, दुर्बल होते थे, और कभी कभी पावरफुल होने की वजह से वो सामंत अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते थे, ठीक है। कि हम स्वतंत्र हैं, हम किसके भी अधीन नहीं हैं, किसी के भी अंडर में
नहीं है, जबकि वो ज़मीन राजा ही उनको दान में देते थे, पर सामंत लोग थोड़े से एहसान फरामोश हुआ करते थे। चलिए आगे देखते हैं। दक्षिण के राज्यों में सभाएं। ठीक है, अब दक्षिण के राज्यों में बहुत सारे सभाएं हुई, जैसे कि हमने पल्लवों के बारे में अभिलेखों में कई सारे स्थानीय सभाओं की चर्चा हुई है। ठीक है, इसमें से एक है ब्राह्मण भूस्वामियों का गठन। ठीक है, तो जो सभा है उसका नाम क्या है? ब्राह्मण भूस्वामियों का गठन, जिसे क्या कहा जाता है? सभा कहते हैं, है ना, क्योंकि जिसमें बहुत सारे लोग बैठ के चर्चाएं करते हैं, है ना। तो ये जो सभाएं होती थी वो उप समितियों के ज़रिए सिंचाई पे वो लोग क्या करते थे? डिस्कशन करते थे। खेती बाड़ी से जुड़े भिन्न काम पर डिस्कशन करते थे। सड़क का निर्माण कैसे करना है, इसका डिस्कशन करते थे। स्थानीय मंदिरों की देखरेख, ये सारा काम ये जो सभा है वो करती थी। ठीक है, जिस इलाके के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ क्या किया गया? उर नामक ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। किसकी? उर नामक ग्राम सभा होने की बात कही गई है। ठीक है, नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम है। ठीक है, नगरम किसका नाम है? एक संगठन का नाम था। इन सभाओं पर धनी तथा जो शक्तिशाली भूस्वामी होते थे और जो व्यापारी होते थे उनका नियंत्रण था। ठीक है, तो इनमें से बहुत से स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक क्या करती थी? काम करती रहती थी। ठीक है, तो जो सभाएं हैं उनका काम क्या होता है वो हमने देख लिया। अब देखते हैं उस ज़माने में आम लोग क्या करते थे। हम जैसे आम लोग क्या करते थे। ठीक है, तो वहाँ की जो जनसाधारण है उनके जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों के अंदर या फिर कुछ स्रोतों से मिलती है। ठीक है, कुछ चलो उसके उदाहरण देख लेते हैं कि जनसाधारण कैसे थे। तो कालिदास जो है अपने नाटक में, ठीक है, राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे। कालिदास किसके लिए फेमस थे? नाटकों के लिए फेमस थे। तो उन्होंने राज दरबार का चित्रण के लिए वो ज़्यादा प्रसिद्ध थे, क्योंकि वो ज़्यादातर राज दरबार में ही जाते थे अपनी कविता सुनाने के लिए। ठीक है, तो इस नाटक में एक रोचक बात यह है कि जो राजा है ना और जो अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है। ठीक है, कि मतलब राजा को भी संस्कृत आ रहा है, इसके अलावा जो ब्राह्मण है उनको भी संस्कृत आ रहा है। बट वही अगर दूसरी तरफ बात करें हम जनसाधारण की, तो जो जनता है, जो अन्य लोग हैं और जो तथा महिलाएं हैं, वो प्राकृत लैंग्वेज बोलते हुए उनको दिखाया गया है। ठीक है, कालिदास का सबसे प्रसिद्ध एक नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। नाम सुना होगा, अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें दुष्यंत नाम का एक राजा था और शकुंतला नाम की एक युवती थी। इनकी प्रेम कहानी के बारे में बताया गया है। ठीक है, और इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुव्य व्यवहार की भी बात कही गई है। ठीक है, तो ये है उस ज़माने के जो आम लोग थे वो क्या करते थे? तो प्राकृत लैंग्वेज वो लोग बोलते थे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं एक मछुआरे को एक अंगूठी कैसे मिल जाती है। तो एक जो मछुआरा है उसको एक कीमती अंगूठी मिली। ठीक है, और अंगूठी क्या क्या उसने अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ? दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई। किसको? अंगूठी को एक मछली निगल गई। तो जब मछुआरा उस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगा दिया था कि तुमने चोरी कर ली है। ठीक है, और उसके बाद मुख्य पुलिस अधिकारी को भी बुलाया गया। ठीक है, अब बहुत बुरी तरीके से पेश आया उसके साथ कि तुमने किसे चुरा लिया। ठीक है, तो फिर राजा ने क्या किया? उस अंगूठी को देखकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए और उन्होंने ये अंगूठी मछुआरे को इनाम में दे दिया। ठीक है, और पुलिस वाला और जो द्वारपाल है ना, वो उस मछुआरे के पीछे पड़ गए। पता है क्यों? हिस्सा हड़पने के लिए।
ठीक है, और उसको फिर कहाँ पे लेके चले गए, शराब खाने की तरफ लेके चले गए। पर आपको क्या लगता है अभी के टाइम पे अगर कोई गरीब आदमी है और उसको कुछ मिलता है, अगर वो पुलिस में खबर करता है तो क्या उसके साथ इसी तरह का व्यवहार होगा जो कि इस मछुआरे के साथ हुआ? ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो चीनी एक तीर्थ यात्री थे जिसका नाम था फाशियन। ठीक है, फाशियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पे था। किन लोगों की दुर्गति पे था? जिन्हें ऊंचे और जो शक्तिशाली लोग थे ना, वो अछूत मानते थे। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, उनको क्या करना पड़ता था, शहरों के बाहर रहना पड़ता था। आपने गांव में भी देखा होगा, गांव में ना सब लोग अगर यहाँ रह रहे हैं तो गांव के बाहर एक टोला होता है जो गांव के बाहर रहता है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, अछूत मानते हैं उसको, इसलिए उनको गांव के बाहर रखते हैं वो लोग। ठीक है, तो जो फाशियन है ना, वो क्या लिखते हैं कि अगर इन लोगों को शहर में या फिर बाज़ार के अंदर आना होता था, किन लोगों को, जो अछूत लोगों को शहर में या फिर बाज़ार के अंदर आना होता था, तो सभी को आगाह करने के लिए वो क्या करते थे, लकड़ी के एक टुकड़े के ऊपर चोट करते रहते थे। मतलब लकड़ी के ऊपर वो चोट करते थे, मारते धप धप धप, तो उसकी आवाज़ सुनकर सब लोग सतर्क हो जाते थे कि ये अछूत लोग आ रहे हैं। तो सब लोग क्या करते थे, उनसे कहीं टच ना हो जाए तो अपने आप को क्या करते थे, बचाते थे, छू जाने से बचाते थे और किसी भी प्रकार के संपर्क से भी वो बचाते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे एक जगह पे जो बाण भट्ट है ना, उनके द्वारा उन्होंने क्या लिखा है कि राजा की एक सेना का उन्होंने बड़ा चित्रण किया है कि जो राजा है उसकी सेना निकली हुई है। तो किस प्रकार से किया है उसका चित्रण, चलिए देखते हैं। तो राजा जो है बड़ी मात्राओं में क्या निकालते हैं, साजो सामान लेकर यात्रा करते थे, है ना। मतलब अपने साथ बहुत सारे हथियार भी ले लेंगे, घोड़ा गाड़ी, खाने पीने का सामान भी रखते थे वो लोग अपने साथ में। तो इसमें हथियारों के साथ साथ रोज़मर्रा के जीवन में उपयोग आने वाली चीज़ें जैसे कि बर्तन, है ना, असबाब, जिसमें मतलब कि सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान जैसे कि बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले, ये सब भी रखते थे और अभिन्न प्रकार की चीज़ें भी उसमें शामिल थी। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या करते थे वो लोग, ठेले गाड़ियों पर या तो ऊँटों के ऊपर या तो फिर हाथियों के ऊपर, उसके पीठ के ऊपर लाद कर वो लोग ले जाया करते थे। ठीक है, और इस विशाल सेना के साथ साथ बहुत सारे संगीतकार नगाड़े, बिगुल तथा तुरही बजाते हुए चलते रहते थे। ठीक है, इसके अलावा रास्ते में जो पड़ने वाले गांव होते थे वो उनका क्या करते थे, सत्कार करते थे। वे लोग क्या करते, दही, गुड़ तथा फूलों का उपहार भी उनके लिए लाते थे, है ना। जानवरों को चारा भी देते थे और राजा से मिलना भी वो लोग चाहते थे। ठीक है, ताकि उनके जो भी शिकायत हो और कोई अगर उनको अनुरोध करना है तो वो सामने से रख पाए। ठीक है, इसके अलावा ये जो सेनाएं होती थी अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर जो गांव वालों की झोपड़ियाँ होती थी वो हाथी कुचल डालते थे। व्यापारियों के जो काफिले होते थे उसमें जूते हुए बैल जो होते थे वो हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे। तो बाण भट्ट क्या लिखते हैं, पूरी दुनिया जो है वो धूल के गर्त में डूब जाती थी। समझ में आ रहा है आपको? व्यापारियों के काफिले को देखकर बैल लोग क्या करते थे, यहाँ वहाँ भागने लग जाते थे। ठीक है, तो इसके वजह से बहुत सारा धूल वगैरह उड़ने लग जाती थी। तो ऐसा लिखा गया है ना। इंटरेस्टिंग बात है। तो जो राजा की सेना होती थी, मतलब एक तरह देखा जाए तो राजा जो है एंजॉय करने के लिए जा रहे हैं, कोई लड़ाई वड़ाई करने नहीं जा रहे हैं। और देखो इतना आसानी से चैप्टर ये ख़त्म भी हो गया और पता भी नहीं चला। तो चलिए इस बात पे एक लाइक तो बनता ही है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अब 6th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री में हमारा सिर्फ एक चैप्टर बाकी है, लेसन नंबर 10th। इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा, फिर हम 7th की हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे ही NCERT
कि हिस्ट्री के लिए, सिविक्स के लिए, ज्योग्राफी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा ताकि मेरे व्यूज़ जो हैं वो बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच एवरीवन। इतना सच नहीं बोलना था पर मैंने बोल दिया।